जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिला आप लोगों के टेस्ट जो हमने भेजे, उसको बड़ा लोगों ने जो है वो अप्रिशिएट भी किया। उसमें बहुत सारी चीज़ें तकरीबन सब लोग बता रहे थे कि दे वर क्वाइट न्यू फॉर देम। सो उसके सलूशन को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए यहाँ पे हूँ। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं स्क्रीन को यूज़ करते हुए करता, लेकिन पहली वीडियो जो है वो हम यहाँ पर ही कर रहे हैं। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि स्क्रीन के ऊपर जो MCQs हैं उनके साथ आपके साथ डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 1 वाज अबाउट द कि कौन सा आर्टिकल है जो डील करता है राइट टू इंफॉर्मेशन के साथ पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसा कि आपको पता है कि 18 अमेंडमेंट ने 3 जो थे फंडामेंटल राइट्स को इंसर्ट किया। नंबर 1 आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आर्टिकल 19A राइट टू इंफॉर्मेशन के हर शख्स को इंफॉर्मेशन का राइट हासिल है कि वो गवर्नमेंट के ऑफिस से इंफॉर्मेशन जो है उसको मिलनी चाहिए, उसके सामने ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। एंड आर्टिकल 25(1)A फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चाइल्ड बिटवीन। ये जो 3 आर्टिकल थे 18 अमेंडमेंट के ज़रिए किए गए। तो ये जो आर्टिकल 98 है इट रिलेट विद राइट टू इंफॉर्मेशन। द सेकंड और इस आर्टिकल के तहत जो है वो वैसे लेजिस्लेशन को अगर हम देखें तो पंजाब के अंदर पंजाब राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन भी कायम किया गया है। और हमारे पास 2017 में नेशनल असम्बली ने एक एक्ट पास किया था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 में नेशनल असम्बली ने पास किया। फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो सवाल था कि वो कितने एडवाइज़र रख सकता है, कानूनी हैसियत उसकी क्या है, तो वो 5 एडवाइज़र एक वक्त में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो रख सकते हैं। इसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के टोटल जजेस की तादाद, तो सुप्रीम कोर्ट के जो टोटल जजेस हैं उनकी करंटली तादाद जो थी वो जजेस जो हैं जस्टिस जो हैं वो 14 है। अगर उनके साथ हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी इंक्लूड करें जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था, तो उनकी तादाद 15 हो जाती है। फिर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो थी वो उसका इजलास जो है वो 90 डेज़ के अंदर होना होता है। और वज़ीर आज़म की हलफ उठाने के बाद 30 डेज़ के अंदर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का फॉर्मेशन हो जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रेसिडेंट जो है वो कौन से आर्टिकल के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी ओपिनियन जो है वो मांग सकता है, तो वो आर्टिकल 186। फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब वज़ीर आज़म सदर पाकिस्तान को भेजता है लिख के कि असम्बली को डिज़ोल्व कर दें, अपनी एडवाइस देता है, तो कितने टाइम के बाद जो है वो असम्बली डिज़ोल्व हो जानी चाहिए या हो जाती है। तो प्रेसिडेंट ने 48 आवर्स के अंदर करना होता है, उसको अनाउंस करना होता है रेजोल्यूशन। अगर वो नहीं करता तो इट स्टैंड डिज़ोल्व, कि वो ख़ुद से डिज़ोल्व हो जाती है। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू रहा। इसकी बैकग्राउंड में थोड़ा सा देख लें। 8th अमेंडमेंट के अंदर 58(2)B एक आर्टिकल के ज़रिए ये इंसर्शन हुई कि प्रेसिडेंट जो है वो ख़ुद से यूनिलैटरली अपने डिस्क्रिशन के ऊपर असम्बलीज़ को और हुकूमत को बर्खास्त कर सकता है। 13 अमेंडमेंट जो नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर हुई 1997 के अंदर, उसके अंदर इन्होंने क्या किया कि इस अमेंडमेंट को ख़त्म कर दिया और कहा और बताया। और जो रियल कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, उसके अंदर भी चूँकि यही है कि असम्बली को वज़ीर आज़म के जो एडवाइस के बिना जो है वो आप बर्खास्त नहीं कर सकते, तो वो दोबारा से वही चीज़ डाल दी गई। मुशर्रफ साहब ने 17 अमेंडमेंट के ज़रिए फिर से सदर को ये इख्तियार दे दिया कि वो ख़ुद से कर सकता है असम्बली को डिज़ोल्व। 18 अमेंडमेंट में दोबारा जब 18 अमेंडमेंट हुई 2010 के अंदर, उससे फिर ये दोबारा इख्तियार वज़ीर आज़म के पास चला गया। अब वज़ीर आज़म भेजता है एडवाइस, प्रेसिडेंट ख़ुद से नहीं कर सकता। और अगर वज़ीर आज़म भेज देता है और प्रेसिडेंट उसको 48 आवर्स के अंदर नहीं करता, तो असम्बली ख़ुद से डिज़ोल्व तसव्वुर की जाती है। फिर क्वेश्चन था कि वो कौन सी मुस्लिम खातून थी जो पहली हमारी जो असम्बली थी उसके अंदर मौजूद थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के अंदर। ये शाइस्ता इकरामुल्लाह साहबा थी जो 69 हमारे मेंबर्स थे जो डायरेक्टली इलेक्ट हुए थे 1946 के इंतखाबात में, तो शाइस्ता इकरामुल्लाह उनमें से एक थी।
जब 10 का इजाफा कर दिया गया, जब पाकिस्तान बना तो 79 उनका कर दिया गया, 69 को 79, तो उसके अंदर 2 ख़वातीन शामिल थी, जिनमें से एक वही शाइस्ता इकरामुल्लाह जो ओरिजिनल मेंबर थी। तो हमने ओरिजिनल पूछा था, तो उसको आप लोगों ने आंसर में इसमें शाइस्ता इकरामुल्लाह जो है, शाइस्ता इकरामुल्लाह के बारे में एक और चीज़ भी है कि ये शी वाज़ द फर्स्ट मुस्लिम PhD फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, और ये मोरक्को के अंदर पाकिस्तान के एम्बेसडर भी रही है 1960s के अंदर। उसके बाद मुस्लिम मेंबर पंजाब जो कमीशन था हमारा, बाउंड्री कमीशन, जब डिवीज़न का फ़ैसला हो गया कि पंजाब और बंगाल की डिवीज़न होगी पार्टीशन प्लान के अंदर, तो आपको पता है कि सर सिरिल रेडक्लिफ के कमीशन के अंदर कमीशन अनाउंस हुआ, जिसके अंदर सर सिरिल रेडक्लिफ के कमीशन के अंदर जो थे वो 4 मेंबर्स थे, 2 कांग्रेस ने नॉमिनेट करने थे और 2 मुस्लिम लीग ने करने थे। तो पंजाब के जो मेंबर्स थे वो जस्टिस दीन मोहम्मद और जस्टिस मुनीर थे, जो मुस्लिम लीग ने दिए थे मेंबर्स। तो उसके बाद जनाब आपके आ गए जो ये सिकंदर हयात जो किसको हेड करते थे पंजाब के अंदर पार्टी को, तो यूनियनिस्ट पार्टी थी, ये ऑप्शन ठीक है। पहले जो मुस्लिम प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के बदरुद्दीन तैयबी थे। बदरुद्दीन तैयबी के अलावा 7 मुस्लिम प्रेसिडेंट जो हैं वो रहे हैं कांग्रेस के बिफोर पार्टीशन के बाद कोई नहीं रहा। तो वो ये कौन कौन से थे, तो इनके अंदर बदरुद्दीन तैयबी थे, उसके बाद नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर थे, सैयद हसन इमाम थे, हकीम अजमल, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, अबुल कलाम आज़ाद और मुख्तार अहमद अंसारी। ये वो 7 लोग हैं जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट्स रहे हैं। इसके अलावा जो इसके बाद साथ जो अफ़गानिस्तान किसको बॉर्डर नहीं करता, जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अंदर पाकिस्तान है, इंडिया, चाइना है और ईरान है। तो अफ़गानिस्तान का डायरेक्ट फ़िज़िकल बॉर्डर जो है वो इंडिया के साथ नहीं है। बाकी 6 कंट्रीज़ हैं जिनके साथ अफ़गानिस्तान का बॉर्डर आता है, उसके अंदर चाइना है, ईरान है, पाकिस्तान है, और बाकी जो नॉर्थ के अंदर 3 स्टेट्स हैं जिनके अंदर ताजिकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है और उज़्बेकिस्तान है। ये नॉर्थ के अंदर इन तीनों स्टेट्स को ये टच करती है बाउंड्री। सबसे बड़ा अफ़गानिस्तान का भी और पाकिस्तान का भी इंटरनेशनल बॉर्डर इनके दरमियान वो ड्यूरेंट लाइन ही है, जिसको पाकिस्तान और अफ़गान बॉर्डर का नाम ड्यूरेंट लाइन है। 1893 के अंदर ये किंग अब्दुर्रहमान और ब्रिटिशर्स के अंदर ये लाइन जो थी ड्रॉ हुई थी। इसके बाद जी सबसे बड़ी लेक जो है वो लेक सुपीरियर है फ्रेश वाटर की। अगर बाय एरिया पूछा जाए तो वो कैस्पियन सी है जो सेंट्रल एशिया के अंदर है, लेकिन अगर बाय फ्रेश वाटर कहा जाए तो लेक सुपीरियर ही है। ये कनाडा और यूएसए के बॉर्डर्स के अंदर मौजूद है। और ये ग्रेट लेक्स का भी एक क्वेश्चन आता है, उसमें से भी एक है। ग्रेट लेक्स जो हैं वो 5 बड़ी लेक्स हैं जो यूएसए और कनाडा के बॉर्डर के ऊपर मौजूद हैं। इनको याद करने का मैंने एक फार्मूला पहले भी अपने पेज पे डाला हुआ है, तो वो है HOMES, होम्स। ठीक है, ये 5 को याद करने के लिए H फॉर हॉर्न, O फॉर ऑन्टेरियो, M फॉर मैचिगन और I फॉर ईयर एंड S फॉर सुपीरियर। तो ये होम 5 जो ग्रेट लेक्स हैं ये यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे हैं, और इनको ये आप HOMES के एक आप एब्रीवेशन बना के इसको याद कर सकते हैं। श्रीलंका के बारे में बड़ा जो एक क्वेश्चन था कि उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो उसका कैपिटल है वो कौन सा है। तो उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो आपका कोलंबो ही है, जबकि एग्जेक्टिव यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशल वो कोलंबो है, जबकि लेजिस्लेटिव जो है जहाँ पे उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली है वो कोटे है, कि KOTTE, ये भी ऑप्शन उसके अंदर मौजूद था। तो लैंग्वेजेस के अंदर 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ये भी बता दूँ श्रीलंका के अंदर, सिन्हाला एंड तमिल। उसके बाद है बेरिंग स्ट्रेट, किसको जोड़ती है, तो वो आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ती है। बेरिंग स्ट्रेट ये जो ऊपर जो यूएसए के बाहर जो मौजूद है रशिया के साथ इसको लिंक करती है। हाईएस्ट माउंटेन इन यूरोप तो ये माउंट एल्ब्रस है, रशिया के अंदर मौजूद है, और कॉक्सस जो माउंटेन रेंजेस हैं उसके अंदर ये फॉल करती है।
5642 मीटर्स जो इसकी जो हाइट है। मैचू पिचू जो साइट है ये बड़ी फेमस साइट है आर्कियोलॉजिकल, और ये पेरू के अंदर, कंट्री के अंदर मौजूद है। बेलारस का कैपिटल था वो मिन्स्क है। ये रशिया के साथ जो कंट्री है बेलारस, मिन्स्क MINS के, ये ऑप्शन मौजूद था। कौन सा कंट्री या कौन सा सिटी जो था वो आइलैंड नहीं है, तो डिजबोती है। ये अफ्रीका के बिल्कुल किनारे पर जो है वो मौजूद है, तो ये आइलैंड नहीं है, ये बॉर्डर करता है बहुत सारी, तीन चार तरफ से ये बॉर्डर करता है 3-4 कंट्रीज़ को ये बॉर्डर करता है। और फिर क्यूबा का एक ऑप्शन था कि उसको आप बॉल कहते हैं, शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड जो है वो क्यूबा को बोलते हैं, आइलैंड है ये। बांग्लादेश जिम्बाब्वे का जो पुराना नाम जो था वो रोडेशिया था, और 1979 के अंदर इन्होंने ये चेंज किया। तो ये 20 हमारे ऑप्शंस हो गए। उसके बाद 21 है हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड जो था वो यूके का, वो विक्टोरिया क्रॉस। और रुबिंदर नाथ टैगोर जो 1913 में इनको लिटरेचर के अंदर नोबेल मिला था, और ये पहले एशियन थे जिनको ये मिला है। ये भी अगला सवाल है 22 ऑप्शन के अंदर। 24 के अंदर जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस सबसे ज़्यादा किसकी हैं, तो पहले साउथ अफ्रीका होता था, अब ये जिम्बाब्वे को रिकॉग्नाइज़ कर लिया है। जिम्बाब्वे को रिकॉग्नाइज़ कर लिया गया है कि अब इनकी हैं ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस। मैक्सिमम ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है ना वो जिम्बाब्वे की हैं, और इस ऑफिशियल लैंग्वेजेस जिम्बाब्वे की वो 16 है, जबकि साउथ अफ्रीका की 14 थी। अच्छा, इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है कि इंडिया के अंदर 22 हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस, लेकिन वो ऑफिशियल रीजन्स के अंदर है, स्टेट्स के अंदर तो ऑफिशियल है, नेशनल लेवल पे नहीं है। तो लिहाजा जिम्बाब्वे को जो है वो अब है कि 16 इसके अंदर। और सबसे बड़ी का नाम है शोना, SHONA, ये सबसे बड़ी है, जो जिसको सबसे ज़्यादा जो वो लोग हैं ना वो बोलते हैं। फिर जो 25th क्वेश्चन था वो रिपब्लिक का था कि वो किसकी है, तो प्लेटो की है रिपब्लिक, प्लेटो की है। और अरिस्टोटल की भी पूछा जाता है, अरिस्टोटल की पॉलिटिक्स और लॉज हैं। और ये एक कॉम्बिनेशन है, सबसे पहले सोक्रेट्स का जो शागिर्द है वो प्लेटो का अरिस्टोटल, और अरिस्टोटल का अलेक्जेंडर। ये एक लाइन आपने याद रखनी है। और प्लेटो ने जो अपना इंस्टीट्यूट स्कूल बनाया था सिखाने को, उसका नाम अकेडमी था, जबकि अरिस्टोटल ने जो बनाया था उसका नाम लाइसियम था। ठीक है, ये भी एक जो आते हैं क्वेश्चंस जो हैं उसके आते हैं। 25th के बाद जो बाकी की हैं वो हम अगली वीडियो के अंदर करते हैं।